नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल लखनऊ लर्निंग में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक और मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा यहाँ पे बजटरी कंट्रोल है, ठीक है। तो हम बजटरी कंट्रोल के बारे में पढ़ लेते हैं सबसे पहले हम। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मैंने, इन्वॉल्व कंपेयरिंग एक्चुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद बजटेड फिगर टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर यूज्ड इफेक्टिवली। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाया यहाँ पे, मॉनिटरिंग डिपार्टमेंटल स्पेंडिंग अगेंस्ट द बजट टू आइडेंटिफाई वेरिएंस। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो हमारा एक्चुअल बजट है और असली जो खर्चा है, उसमें हमको डिफरेंस पता चलेगा बजटरी कंट्रोल से। इससे होगा क्या, मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। जो मैंने लिखा है कि अगर किसी भी विभाग में, ठीक है, या किसी भी विभाग के लिए अगर 1 लाख रुपए दिया गया है या 2 लाख रुपए अलॉट किया गया है, और उन्होंने खर्चा कितना किया, 2 लाख में से 1,80,000 किया है, ठीक है। तो इससे हमको क्या होगा, बजटरी कंट्रोल से हम पता कर पाएंगे कि कितना हमारा डिफरेंस है हमारे बजट और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, मतलब एक्चुअल खर्चे में। इसका बेनिफिट क्या हो सकता है दोस्तों, यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने बजट के अंदर ही खर्च कर रहे हैं और करें, ठीक है दोस्तों। तो बजटरी कंट्रोल में सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अ मेथड वेयर स्टैंडर्ड कॉस्ट आर सेट फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड एक्चुअल कॉस्ट आर कंपेयर्ड टू दीज स्टैंडर्ड। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है, उत्पाद में जब भी हम आप कोई चीज बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, उसका एक मानक तय करते हैं कि ये चीज हमको इतने रुपए तक हो सकती है, और उसके बाद उसकी लागत कितनी होती है, उसको हम लोग मेजर करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे कि ये कुछ हम चीज बनाने जा रहे हैं, उसकी जो लागत है जिसकी, वो है 50 रुपए, लेकिन जो उसका असली खर्च हुआ है ना दोस्तों, वो हो गई है 55 रुपए। तो ये पता चलता है कि लागत जो है वो बढ़ गई है, मतलब कितने रुपए बढ़ी है, 5 रुपए बढ़ गई है। इससे हमारा जो यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है, ये पता चलेगा हमको कि खर्च को नियंत्रित करने में हमको हेल्प हो सकता है इससे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, कि जो 5 रुपए बढ़ रही है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, होप करता हूँ कि ये दोनों आपका क्लियर हो गया होगा। तीसरी बात कर लेते हैं, वो है आपका यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। यहाँ पे दोस्तों ये दिया गया है, इन्वॉल्व एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक द बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट टू असेस द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, इसके माध्यम से हमको ये पता चल सकता है वित्तीय विश्लेषण से, कि दोस्तों हमको ये पता चल सकता है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेज की अगर हम जांच करते हैं, तो हमको ये पता चलेगा कि हमारी जो कंपनी की आर्थिक स्थिति है, मतलब कि कहाँ पे हमारी कंपनी लाई कर रही है अभी प्रेजेंट टाइम में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने उदाहरण भी दिए हैं, रेशियो एनालिसिस, ठीक है, सच एज द करंट रेशियो और डेप्ट इक्विटी रेशियो टू इवेल्युएट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमको ये बताया गया है कि किसी भी कंपनी की कमाई और कितने खर्चे हो रहे हैं, वो हम इसको इजिली यहाँ से एवेल्युएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? ब्रेक इवन एनालिसिस अ टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ सेल्स नीड टू कवर टोटल कॉस्ट, बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे दोस्तों आपको मैं एक हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। इससे हमको ब्रेक इवन पॉइंट से ये पता चलता है कि जो हमारा जो लागत है उसमें नुकसान से बचने के लिए हमको कितने की बिक्री करनी चाहिए, या हमको कितना प्रॉफिट लेने के लिए वो सामान हमको कितने में बेचना चाहिए, अगर कोई भी हम सामान अगर बेच रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे, कैलकुलेटिंग द ब्रेक इवन पॉइंट टू अंडरस्टैंड हाउ मैनी यूनिट ऑफ प्रोडक्ट नीड टू बी सोल्ड टू अवॉइड ऑल लॉस। हमको यहाँ पे ये पता चलता है, अगर कोई कंपनी कहती है कि 1,000 यूनिट बेचने पर ही उन्हें मुनाफा होगा, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट से आपको पता चल जाएगा। ये ब्रेक इवन पॉइंट है कि उनको पता चल जाएगा कि मैं इतना सेल करूंगा तो ही मेरे को मुनाफा होगा, अदरवाइज हमारा लॉस होगा, इतने का होगा या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बेनिफिट क्या हो सकती है, हेल्प इन सेटिंग सेल्स टारगेट एंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। हमको इससे फायदा हो सकता है कि हम एक अपना सेल्स का जो टारगेट है उसको तय कर सकते हैं, और उसको अचीव करने के लिए हम अलग अलग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। कि हमारा टारगेट है, सपोज दैट कि हमको 1 करोड़ सेल्स करना है, उसके लिए हम 10 स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हमको ऐसे 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 करके सेल्स के टारगेट पे पहुंचना है। अगला जो है दोस्तों है इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है? टेक्निक लाइक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू एंड जस्ट इन टाइम, जेआईटी आर यूज्ड टू मैनेज इन्वेंट्री लेवल इफिशियंसी। का दोस्तों यहाँ पे मतलब ये होता है कि जो भी हम अपना स्टॉक रखते हैं अपने कंपनी में, उसको एक सही मात्रा में रखें, ना ज्यादा रखें ना कम रखें। इससे हमारा हेल्प क्या हो जाएगा, एग्जांपल में समझते हैं हम लोग। मेंटेनिंग ऑप्टिमल इन्वेंट्री लेवल टू अवॉइड ओवर स्टॉकिंग और स्टॉक आउट। इसमें हमारा गोदाम में अगर हमारा माल उतना ही रहेगा जितना हमको जरूरी है, तो इससे हमको फायदा ये हो सकता है कि स्टॉक की जो लागत है वो ज्यादा नहीं होगी, और उत्पादन में भी कोई रुकावट नहीं होगी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में भी कोई भी रुकावट यहाँ पे नहीं होने वाली है, और ना ही आपका जो कॉस्ट होगा वो ज्यादा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप बेनिफिट में देख सकते हैं, इंश्योर दैट इन्वेंट्री कॉस्ट आर मिनिमाइज एंड मीटिंग प्रोडक्शन एंड सेल्स नीड्स। ठीक है दोस्तों, होप करता हूँ कि ये पांचों आपको समझ में आ गया होगा। छठे की ओर बढ़ते हैं। छठा क्या है हमारा? छठा है हमारा इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी चीज को। इसमें लिखा गया है, इन्वॉल्व्स रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एक्टिविटी बाय एन इंटरनल टीम टू इंश्योर कंप्लायंसेस विद
पॉलिसी एंड प्रोसीजर। इसमें हमको क्या होता है दोस्तों, हमको अपने कंपनी के अंदर ही नियमों और खर्चों की जांच करनी पड़ती है कि कौन से हमारे रूल रेगुलेशन या फिर हमारे एक्सपेंडिचर जो हैं या जो हमारे खर्चे हो रहे हैं वो हमारे कितने हैं, हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अगर कंट्रोलेबल है तो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये भी दिया गया है, कंडक्टिंग रेगुलर ऑडिट टू चेक फॉर डिसअपेरेंसेस इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड और ऑपरेशनल प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब यहाँ पे ये दिया गया है कि कंपनी के कोई भी खाता है उसको हमको जांच करना है बहुत अच्छी तरीके से, सब कुछ सही होना चाहिए एकदम, ठीक है, और गलत वे में नहीं करना है। हमको जांच करना है कि जो भी हम देख रहे हैं क्या वो सही है, गलत तो नहीं है। हर चीज का हमको ऑडिट करना है, इससे भी हम अपने कंट्रोल करने में हमको हेल्प होगी। तो ये सब तो कुछ पुराने टेक्निक थे, जो ट्रेडिशनल टेक्निक थे। अभी क्या हो गया है दोस्तों, काफी मॉडर्न टेक्निक आ गई है कंट्रोल को यहाँ पे कंट्रोलिंग के लिए, कंट्रोल टेक्निक के लिए। ठीक है, तो चलिए अब मॉडर्न टेक्निक की ओर बढ़ते हैं। ये तो हो गई थी हमारी इंटरनली में बात कर लिए थे इंटरनल ऑडिट की। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा होगा मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक पहला यहाँ पे दिया गया है बैलेंस स्कोर कार्ड। मॉडर्न मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक में क्या दिया गया है, पहला बैलेंस स्कोर कार्ड। यहाँ पे मैंने ये लिखा है दोस्तों, जैसा कि आप सब मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। पहला है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल दैट मेजर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस अक्रॉस 4 पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल प्रोसेस एंड लर्निंग एंड ग्रोथ। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है, कंपनी के जो प्रदर्शन होते हैं उसको अलग अलग नजरिए से मापने की कोशिश करना है। इसमें ये बताया गया बेसिकली कि जैसे कि ग्राहक को, कि ग्राहक खुश है कि नहीं, कस्टमर हैप्पी है नहीं है, जो हमारे इंटरनल एम्प्लॉई हैं वो, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस क्या है, मतलब फाइनेंशियली परफॉर्मेंस क्या है, उसमें हमको इसमें मेजर करते हैं। इससे हमको क्या होता है दोस्तों कि अगर ग्राहक की संतुष्टि होती है और कंपनी की कमाई को एक साथ हम ट्रैक करते हैं तो हम इजिली हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। केवल पैसे से नहीं बल्कि सभी पहलू को देखना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि ग्राहक के पहलू से भी सोचना है, कर्मचारी के पहलू से भी सोचना है, और वित्तीय स्थिति भी हमको सोचना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है क्या है यहाँ पे, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या है दोस्तों, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। चलिए इसको भी देख लेते हैं। उससे पहले हम बता दें दोस्तों कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी अपडेट इस कोर्स से रिलेटेड, बीकॉम के या फिर कोई भी अदर कॉलेज से रिलेटेड, आपको हमारे चैनल के माध्यम से जल्द मिलती रहे। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या हो, इसमें दोस्तों ये बताया गया हुआ कि एन अप्रोच फोकस्ड ऑन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्विंग ऑल एम्प्लॉय इन द प्रोसेस। एग्जाम्पल में दिया गया इंप्लीमेंटिंग क्वालिटी सर्कल वेयर एम्प्लॉइज सजेस्ट इंप्रूवमेंट इन प्रोसेस। दोस्तों इसका मतलब यहाँ पे सिंपल सादा ये है, टोटल क्वालिटी का मतलब कि कंपनी में हर एक स्तर पे जांच करना और उसको सही करना। मतलब कि अगर आप कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो उसको चेक करते रहना कि वो प्रोसेस सही हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो उस पर हमको जांच करके सही सही सुधार करना और कोशिश करना। इससे क्या होता है ना दोस्तों, जैसे एक यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ था, यहाँ पे इंप्लीमेंटिंग क्वालिटी सर्कल वेयर एम्प्लॉय सजेस्ट इंप्रूवमेंट इन द प्रोसेस। इसमें कर्मचारी जो होंगे ना उनसे सुझाव लेना कि काम को बेहतर कैसे किया जा सकता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किसी भी एम्प्लॉय से या नंबर ऑफ एम्प्लॉय जितने भी होंगे उनसे हमको सजेशन लेना है कि हम किसी भी काम को कैसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा ना कि जो हमारा प्रोसेस होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, बेनिफिट इनहेंस प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऑपरेशनल इफिशियंसी। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया कि अगर हमारा TQM सही से होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी काफी अच्छी होगी, कस्टमर जो भी हमारे होंगे काफी सेटिस्फाई होंगे, और हम अपना ऑपरेशनल इफिशियंसी, मतलब कि दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी हमारी संतुष्टि होगी और ज्यादा बढ़ेगी और ग्राहक की भी संतुष्टि यहाँ पे बढ़ेगी। नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों वो है यहाँ पे सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा से भी हमें यहाँ पे अच्छी खासी कंट्रोल टेक्निक मानी जाती है अभी प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न टेक्निक में। सिक्स सिग्मा क्या कहता है, डाटा डाटा ड्रिवन अप्रोच टू प्रोसेस इंप्रूवमेंट दैट सीक्स टू रिड्यूस डिफेक्ट्स एंड वेरिएबिलिटी इन द प्रोसेस। एग्जांपल में दिया, यूजिंग सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी टू इंप्रूव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस वेस्टेज। सिक्स सिग्मा एक बहुत बड़ा टर्म है दोस्तों, यहाँ पे मैं छोटे स्तर पे समझाता हूँ कंट्रोल के हिसाब से। इसमें क्या होता है ना दोस्तों कि जो भी गलतियां होती है ना हमारी, जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन में गलतियां करते हैं किसी प्रोसेस के टाइम पे या किसी भी टाइम पे, तो उसको हमको कम करने के लिए एक डाटा का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, किसी भी डाटा के, जैसे पांच डाटा के हिसाब से हम अगर चलते हैं दोस्तों तो हमारी गलतियां हो सकती हैं कम हो। ठीक है, तो डाटा के हिसाब से जो हमारी कंट्रोल टेक्निक होगी उसको हमको इसमें यूज करना होता है। नॉर्मली इसमें इतना ही है कि गड़बड़ी ना हो, जो भी हम उत्पादन करें ना उसमें गड़बड़ी बहुत कम हो। सिक्स सिग्मा के तहत इसमें यही बताया गया दोस्तों कि जो भी हमारा वेस्टेज होता है या फिर कुछ भी हम गड़बड़ कर देते हैं वो बहुत कम हो। इससे क्या होगा दोस्तों, जो हमारा प्रोडक्शन होगा वो काफी अच्छा होगा, आगे जाके इंक्रीज होगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इंक्रीज प्रोसेस इफिशियंसी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी बाय मिनिमाइजिंग एरर्स। एरर को मिनिमाइज करते हैं हम इस सिस्टम के तहत, और हमारा जो प्रोसेस इफिशियंसी है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा यहाँ पे चौथा ERP, इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग।
ये सब दोस्तों जो टर्म है ना काफी बड़े बड़े हैं, और इसको अगर आप डीपली पढ़ेंगे तो काफी वाइडर टॉपिक है। यहाँ पे मैं छोटे स्तर में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप अपना कंट्रोल टेक्निक में इतना लिख देंगे तो आपको फुल नंबर तो जरूर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट मैनेज ऑल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन फ्रॉम फाइनेंस टू सप्लाई चेन टू ह्यूमन रिसोर्सेज। ये एक दोस्तों एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से यहाँ पे पूरा आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा, ऑपरेशन हो, फिनांस हो, या सप्लाई चेन हो, या ह्यूमन रिसोर्सेज, सब वो मैनेज हो जाएगा। एक ही सॉफ्टवेयर जो कंपनी हर विभाग को जोड़कर काम करती रहती है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक ही सिस्टम है, सिस्टम से कंपनी के हर विभाग को काम को मैनेज करना होता है। यहाँ एग्जांपल के लिए भी मैंने लिखा है ईआरपी में इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर के साथ में एक ही सिस्टम के तहत कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में काम होता रहता है। इससे हमको फायदा क्या होता है दोस्तों, सब कुछ एक जगह से ही मैनेज हो जाता है, जिससे काम और आसान हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ बेनिफिट में लिखा भी है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। इनहेंस कोऑर्डिनेशन एंड इफिशियंसी बाय इंटीग्रेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शन इनटू अ सिंगल सिस्टम। इसका मतलब दोस्तों ये है कि सब कुछ एक जगह से ही मैनेज हो जाता है, जिससे काम बहुत आसानी तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव, MBO। ठीक है दोस्तों, MBO क्या होता है? अ प्रोसेस वेयर मैनेजर एंड एम्प्लॉय set a specific measurable objective together and performance is monitored based on achieving these objective। इसमें दोस्तों यही बताया गया एमबीओ में कि कर्मचारी या एम्प्लॉय और मैनेजर मिलकर काम के लक्ष्य को तय करते हैं, मतलब टारगेट फिक्स करते हैं, और फिर उन्हें पूरा करने पर ध्यान दे देते हैं। एमबीओ में दोस्तों यही है कि एक एम्प्लॉय और उसका मैनेजर टारगेट सेट करते हैं कि हमको इतना काम करना है, और उसको करने में पूरा ध्यान लगाने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, एक टीम के लिए बिक्री का लक्ष्य तय करना और उसे पूरा करने पर नजर रखना, इसमें सिंपल सादा यही एक एग्जांपल बैठता है दोस्तों, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ उसका हिंदी मतलब मैंने आपको बताया कि एक टीम के लिए बिक्री का लक्ष्य तय करना। सपोज दैट कि आप कहीं काम कर रहे हैं और आपकी एक पूरी टीम है, उन पूरी टीम को एक लक्ष्य तय करना है कि हमको 1 करोड़ की सेल करनी है 1 मंथ में। सपोज 10 लोग हैं तो सबका 10-10 लाख हो जाएगा, और फिर उस काम को पूरा करने में लग जाना। ठीक है दोस्तों, इससे फायदा क्या होगा, सभी को पता होता है कि क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, जो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं कि एवरी इंडिविजुअल को उनका गोल पता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल पता है। तो इससे क्या होगा ना दोस्तों, कि जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस होगी काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो एक ये बेस्ट कंट्रोल टेक्निक मानी जाती है मॉडर्न वे में। अगली जो है वहाँ पे बेंच मार्किंग, जैसा कि आप सब मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अगली है बेंच मार्किंग। बेंच मार्किंग कौन सी है? द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस एंड परफॉर्मेंस विद दोज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि अपनी जो कंपनी है उसकी तुलना करना किसी और अलग कंपनी से जो सबसे अच्छा काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये होता है कि अपनी कंपनी के जो ग्राहक सेवा होते हैं उनकी तुलना एक बड़ी कंपनी से करना होता है। ठीक है दोस्तों, बेंचमार्किंग मतलब आपकी कंपनी क्या है, जैसे सपोज दैट आपकी कंपनी मोबाइल बनाती है XYZ, और आपको कंपेयर करना है जो बेस्ट कंपनी है मोबाइल में ABC, उससे कंपेयर करना है। तो इससे हमको ये पता चलेगा कि हम कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं और कहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, हमारा पे क्या कंट्रोल हो सकता है और क्या हमारा यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। सारी चीज में ये हेल्प करता है बेंच। सातवां जो पॉइंट है वो है दोस्तों कैजन, KAIZEN, a Japanese term meaning continuous improvement focusing on a small incremental changes to improve efficiency and quality। दोस्तों एक जापानी टेक्निक है जिसका मतलब होता है, कैजन का मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मतलब जो भी आप कर रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट करते रहना। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यूअस मतलब छोटे छोटे सुधार करते रहना, ताकि काम में बहुत अच्छी सुधार हो सके। मतलब कि सपोज दैट कि कोई आप काम कर रहे हैं तो उसमें आप इंप्रूवमेंट करना, ताकि जो आपका काम है वो और अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक है, रोज रोज के रोज, जैसे यहाँ पे लिखा है इम्प्लीमेंटिंग ए स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट, यहाँ मतलब है यहाँ पे कि रोज के रोज छोटी छोटी गलतियों को सुधार करना। ठीक है दोस्तों, इससे फायदा क्या होगा, कंपनी में लगातार सुधार होगी, मतलब कंपनी में लगातार यहाँ पे आप देखेंगे इंप्रूवमेंट होते हुए। ठीक है, तो ये बताता है हमारा कैजन टेक्निक। अगला और आखिरी जो मैंने यहाँ पे दिया वो दिया है जस्ट इन टाइम। दोस्तों एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि काफी बड़े बड़े टॉपिक थे, अगर आप इनको डीपली पढ़ेंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा। मैं एक छोटे से सिरे में आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश किया हूँ। चलिए जस्ट इन टाइम देख लेते हैं क्या होता है। प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी दैट स्ट्राइव टू इंप्रूव बिजनेस इफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग इन्वेंटरी कॉस्ट एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स ओनली व्हेन दे आर नीडेड। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कि यहाँ पे जो दिया गया है कि जो जस्ट इन टाइम टेक्निक में दोस्तों सिंपल सादा यही बताया गया है कि जो भी सामग्री, मतलब जो भी प्रोडक्ट या जो भी रिसोर्सेज की मांग उसी समय करना जब उसकी जरूरत हो, ताकि स्टॉक स्टॉक जो है आपकी यहाँ पे कम रखना पड़े। पता चले कि सपोज दैट कहीं कोई काम हो रहा है और आप वहाँ पे उतनी आवश्यकता नहीं है उस चीज की, और आप ज्यादा मान ले तो स्टॉक में भी हमारे कमी आ सकती है और वो चीजें वेस्ट हो सकती है। तो जस्ट इन टाइम की मदद से हमको बस यही पता चलता है कि जो भी सामग्री होगी, ठीक है, या जो भी हमारा सामान होगा उसको तभी मांगना है जब उसकी ज्यादा जरूरत हो, ताकि स्टॉक हमारा मेंटेन रहे। ठीक है दोस्तों, उत्पादन के समय सामग्री की जरूरत के हिसाब से ही उसे मांगे। एग्जांपल में जैसे यहाँ पे मैंने दिया, रिड्यूसिंग वेस्ट स्टोरेज बाय हैविंग मटेरियल डिलीवर्ड जस्ट बिफोर दे आर नीडेड इन द
प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी आपको समझाया कि जब उसकी जरूरत हो तभी मानिए। इससे हमको क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, वेस्ट जो होगा कम हो जाएगा, कॉस्ट जो होगी वो कम लगेगी और इंप्रूव हो जाएगी हमारी इफिशियंसी सप्लाई चेन में। ठीक है दोस्तों, होप करता हूँ कि आपको ये सारा टॉपिक एक एक करके क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करिए, हम आपको पूरी तरह से बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।